हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो क्लास चल रही है वो यूनिट 6 हिंदी उपन्यास पे चल रही है, जिसमें मैंने तमस उपन्यास को पढ़ा दिया है और मैला आंचल उपन्यास को भी मैं अभी पढ़ा रही हूँ, जो फर्स्ट क्लास मैंने ले लिया है कल की क्लास में। तो जो मैंने पहली जो क्लास ली थी मैला आंचल की, उसमें जो है परिच्छेद 1 से लेकर 13 तक मैंने पढ़ाया था। ठीक है ना। सभी महत्वपूर्ण तथ्य बताने के बाद जो है परिच्छेद, आप सभी को पता है मैला आंचल उपन्यास में टोटल 67 परिच्छेद हैं। ठीक है, 2 खंडों में डिवाइड है मैला आंचल। पहले खंड में 44 परिच्छेद हैं, दूसरे खंड में 23 परिच्छेद हैं। ठीक है, यानी टोटल 67 परिच्छेद हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में जो है हमने 1 से लेकर 13 परिच्छेद तक पढ़ा था और आज की क्लास में 14 से लेकर 67 परिच्छेद हम पढ़ेंगे। ठीक है, मूल पुस्तक को पढ़ के जो है मैंने पूरा उपन्यास मैंने पढ़ डाला और जो वहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया भी था कि क्वेश्चन कहाँ से पिछली बार पूछा गया था। इसलिए जो है मैंने पूरे परिच्छेद को मैं पढ़ा रही हूँ, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आप जो है अगर मेरी क्लास देख रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चाहे आप कितने भी बड़े टीचर से अगर आप पढ़ रहे हैं, वो मायने नहीं रखता, मायने आपकी मेहनत ही रखेगी। ठीक है ना। आप कितने सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वही जो है सबसे सही है। ठीक है ना। तो आप लोग मेहनत करिएगा, मेहनत से पीछे मत भागिएगा। ठीक है, मूल पुस्तक को आप लोग ज़रूर आपको पढ़ना है। इसलिए जो है मैंने टेलीग्राम चैनल मैंने ओपन किया है, उसमें जो है मैंने मैसेज भी ऑन रखा है। ठीक है, ताकि आपकी कोई क्वायरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और वहाँ पे मैं PDF भी सेंड करती हूँ, जो भी मेरे पास पुस्तक है। ठीक है, और जो नहीं भी होता है तो उसको भी मैं ऑनलाइन डाउनलोड करके मूल पुस्तक से ही आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछा जा रहा है ना, ये खास करके यूनिट 5 से लेकर और यूनिट 10 तक का। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि कल की क्लास में जो है परिच्छेद 13 में मैंने आपको क्या क्या बताया था। हालांकि कल की क्लास में जो है 13 परिच्छेद में आते आते जो है बहुत लंबी क्लास हो गई थी, क्योंकि इतना बड़ा उपन्यास है। इतने बड़े उपन्यास को एक ही क्लास में जो है पॉसिबल नहीं था। ठीक है ना, तो मुझे इसको 2 भाग करना पड़ा। ठीक है ना, तो आज की क्लास भी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन धैर्य के साथ, आपको तो उतना नहीं पढ़ना ना, मैंने तो पूरा मूल पुस्तक पढ़ के आप लोगों के लिए ये बनाया है। लेकिन आप लोगों को तो वही जो मैंने हाईलाइट किया है और जो मैं बताऊँगी। ठीक है, अगर आप पूरी क्लास देख रहे हैं तो वहाँ पे PDF अगर आप पढ़ेंगे तो जो मैंने हाईलाइट किया है वही आप पढ़ेंगे। वीडियो अगर आप देखते हैं, वीडियो देखेंगे तो जो मैंने बताया है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो परिच्छेद 13 में क्या होता है कि इस परिच्छेद में जो है तहसीलदार द्वारा सर्किल मैनेजर को घूस देने और ग्वालों पर जो है नोटिस 58B लगाने की बात होती है। परिच्छेद 13 में ये बात होती है। ठीक है ना। और परिच्छेद 13 में ज्योतिषी यानी ज्योतिष जो है, ज्योतिषी जी के 4 वधुओं की चर्चा होती है। ठीक है ना, 4 वधुएं उनकी होती है, उनकी चर्चा है। और पुत्र राम नारायण यानी कि नाम रैलैन है। ठीक है ना, दूसरा नाम उसका राम नारायण है। ज्योतिषी जो है ना, उसका बेटे का नाम है राम नारायण और उसका दूसरा नाम भी है नाम लरैन। ठीक है, उसके बाद जो है कालीचरण की अखाड़े की चर्चा की गई है, जो शोभन मोची है उसके ढोल से चलती है। ठीक है ना, तो पूछा जा सकता है कि शोभन जो कालीचरण के अखाड़े की चर्चा जो है वो किसके ढोल से चलती है, तो शोभन मोची के। ठीक है, तो ये हो गया परिच्छेद 13। ठीक है, हम चलते हैं अब परिच्छेद 14 पे। ठीक है, 1 मिनट आप लोग होल्ड करेंगे। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं परिच्छेद 14 में जो है ये आप लोग यहाँ पे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने पूरा जो भी मैंने परिच्छेद लिया है, ठीक है, 14 से लेकर जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसका मैंने पूरा पेज, पहला पेज तो मैंने पूरा ही रखा है। ठीक है, ताकि आप लोग पढ़ सकें उसको। यहाँ पे देखेंगे, पढ़ना बंद करो। ठीक है ना, पहले मैं बता देती हूँ परिच्छेद 14 में होता क्या है। परिच्छेद 14 में जो है कमली और डॉक्टर प्रशांत के प्रति प्रेम का आकर्षण दिखाया गया है। कमली अपनी माँ से डॉक्टर प्रशांत को जो है माटी का महादेव कहती है। ठीक है ना, माटी का महादेव कहती है यहाँ पे डॉक्टर प्रशांत को कमली।
ठीक है। और जो है तहसीलदार साहब प्रशांत को डफ साहब और राजा भभूत भोला बाबू, गुरवंशी बाबू और विश्वनाथ चौधरी की चर्चा करते हैं। ठीक है, सबके बारे में जो है विश्वनाथ डॉक्टर साहब से बताते हैं। ठीक है, डफ साहब के बारे में बताते हैं कि राजा पारबंगा स्टेट का जनरल मैनेजर है, और राजा भूत के बारे में बताते हैं कि पोलो का खिलाड़ी है। ठीक है ना। विश्वनाथ जो है कमली का पिता, वो सबके बारे में गांव में जो भी लोग हैं उनके बारे में जो है परिच्छेद 14 में डॉक्टर प्रशांत से बताता है। तो राजा भूपत के बारे में क्या बताया है कि पोलो के खिलाड़ी हैं, और भोला बाबू क्या हैं, 30,000 बीघा के ज़मींदार हैं। ठीक है, डॉक्टर डफ के बारे में बताया है, सॉरी डॉक्टर डफ नहीं, डफ साहब के बारे में कि राजा पारबंगा स्टेट के जनरल मैनेजर हैं, और राजा भूपत जो है पोलो के खिलाड़ी हैं। ठीक है ना। ये सारी बातें जो है इसमें परिच्छेद 14 में हुई हैं। चलिए हम देख लेते हैं एक बार परिच्छेद 14। यहाँ पे देखेंगे, मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे, पढ़ना बंद करो, डॉक्टर बाबू ने मना किया है, दवा पी लो। यानी कि कमली बीमार रहती है, उसकी माँ जो है बात करती है, उसे कहती है लड़की की बात न सुनो, ज़रा पढ़ने का क्या हो गया तो डॉक्टर से पूछना। डॉक्टर साहब से, माँ तुम्हारा डॉक्टर क्या जानती है, माँ तुम्हारा डॉक्टर क्या जानती हो, माटी का महादेव। ठीक है ना। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वही कमली जो अपनी माँ से कहती है कि तुम्हारा डॉक्टर क्या है जानती हो, माटी का महादेव। पूछा जा सकता है कि माटी का महादेव किसे कहा गया है, तो डॉक्टर प्रशांत को। किसने कहा है, तो कमली ने कहा है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं वही बताऊंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे परिच्छेद को मैं पढ़ने अगर बैठ गई तो 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बता रही हूँ उसको आप लोग ध्यान रखेंगे, बाकी ये जो PDF पूरा है आप लोग पढ़िएगा इसको। आगे देखेंगे कि कमला रोज शिव पूजती है। कमला जो है किसकी पूजा करती है, शिव जी की पूजा करती है। ओम शिव शंकर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ लाइन दिया गया है, ओम शिव शंकर शुक्रनाथ वरदायक महादेव, महादेव मिट्टी का महादेव। ठीक है ना, ये पूरे लाइन को याद रखिएगा, दिया जा सकता है। किसने कहा है, तो कमला के द्वारा कहा गया है। ठीक है, आगे जो है इसका पूरा माँ के साथ वार्तालाप दिया गया है। गांव में सिर्फ तहसीलदार साहब चाय पीते हैं। वो जो गांव है मेरीगंज, उसमें जो है तहसीलदार साहब सिर्फ चाय पीते हैं। यहाँ देखेंगे, महारानी चंपावती जाति की मुसहरिनी थी। राजा भूपत सिंह को मेम रानी से 2 लड़के हुए थे। ठीक है ना, भूपत सिंह के 2 लड़के हुए थे मेम रानी से। बड़ा अयास है राजा भूपत, पोलो का जब्बड़ खिलाड़ी है। पोलो का जो है खिलाड़ी है, जो मैंने आपको बताया अभी आगे 13 परिच्छेद में भी। दार्जिलिंग रेस में हर साल उसका घोड़ा जीतता है। हर साल घोड़ा किसका जीतता है, तो भूपत का। ठीक है ना, दार्जिलिंग रेस में आजकल भी 22 घोड़े हैं। बड़ा अयास पूर्णिया में बनारस इलाहाबाद और लखनऊ से इतनी, एक मिनट बड़ा कर दूँ, इतनी बाई जी आती है ना। इतना इनकी लैंग्वेज थोड़ा सा अंचल वाली लैंग्वेज है ना, अपनी लैंग्वेज में है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 3 दिन 3 रात महफिल जमी रहती है, 1 मिनट भी बंद नहीं होती। पेरिस की शराब पीता है। असल राजा तो वही है। असल राजा पूछा है कौन है, तो कौन है, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो भूपत के बारे में। ठीक है ना। राज पारंगा वाला तो मक्खी चूस है। जिला का सबसे बड़ा किसान है भोला बाबू। 30,000 यहाँ पे जो है 30,000 बीघा ज़मीन है। किसके पास जो है 30,000 बीघा ज़मीन है, ध्यान देंगे यहाँ पे, भोला बाबू। ठीक है ना, भोला बाबू के पास जो है 30 बीघा ज़मीन है। रहुआ स्टेट के गुरुवंशी बाबू भी किसान ही हैं। उनकी बात निराली है, दाता कर्ण है। ठीक है ना, गुरुवंशी बाबू जो है किसान है, लेकिन उनकी बात निराली है, और वो क्या है, दाता कर्ण है। तो दाता कर्ण किसे कहा गया है, तो गुरुवंशी बाबू को, ये आप ध्यान रखेंगे। वारफन में सबसे ज़्यादा रुपया दिया, और कांग्रेस के सहायता ताफन में भी सबसे ज़्यादा रुपया दिया, और इसी को कहते हैं दुनिया का इंसाफ। दिल खोलकर दान देने का सुफल क्या मिला। ठीक है, ये जो है गुरुवंशी बाबू के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये पेज आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं टाइम है तो कोई ज़रूरत नहीं है इतना पढ़ने की, जो मैं बता रही हूँ यही सफिशेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे 15 में आएंगे हम। तो 15 में मैं क्या क्या होता है थोड़ा बता देती हूँ आपको। परिच्छेद 15 में, इस परिच्छेद में कथा का आरंभ बेतार सुमृति दास से होता है। ठीक है ना, कथा का आरंभ किससे होता है, सुमृति दास से होता है। सुमृति दास गांव में घर घर का खबर रखने वाला
होता है। ठीक है, सुमृति दास को 3 बातें मिल गई हैं मठ पर, 3 बातें इसको मिल गई हैं मठ पर। मठ पर जो है आचरज गुरु आ रहे हैं। ठीक है ना, आचार्य गुरु, आचरज वो सब बोलते हैं गांव वाले, आचरज गुरु आ रहे हैं और कल के खलियान खुलने वाला है। बालदेव को गांव में कपड़ा, तेल और चीनी बांटने का काम मिला है। ये सारी बातें जो हैं इसको मिल गई हैं सुमृति दास को। ठीक है ना, खबरी लाल होता है। आगे देखेंगे, बालदेव को गांव में कपड़ा, तेल और चीनी बांटने का किसको क्या क्या काम मिला है, ये सारी खबरें रखता है। तो अभी हम देख लेते हैं। देखेंगे, सुमृति दास को लोग बड़ा आदमी समझते हैं। सुमृति दास को लोग बड़ा लबड़ा आदमी समझते हैं, लेकिन समय पर वह पते की बात बता जाता है। आजकल उसका नाम बड़ा है बेतार की खबर। ठीक है ना, बेतार की खबर उसको लोग कहते हैं, संक्षेप में बेतार। तो ध्यान रखिएगा, बेतार नाम किसे दिया गया है, सुमृति दास को। ठीक है, बात छोटी या बड़ी, कोई भी नई बात बेतार तुरंत घर घर में पहुंचा देता है। यानी कोई भी बात हो, जैसे होता है ना गांव में, देखते हैं आप लोग, एक ना कोई ज़रूर होता है गांव में, क्या हो रहा है, गांव के समाचार वो बाई टू बाई देते जाते हैं, है ना, कोई ना कोई ज़रूर मिल जाता है, ऐसा वही है। यहाँ पे देखेंगे, तहसीलदार का वह रोटिया गवाह है। तहसीलदार का यानी विश्वनाथ का जो है रोटिया गवाह है। गवाही देते देते वह बूढ़ा हो गया। वसूल, तगादा और समय तहसीलदार के साथ रहता है। ठीक है ना, तहसीलदार के साथ रहता है। किसी को दाखिल खारिज करवानी, किसी को रैयत की ज़मीन में झंझट लगा, तो किसी को बंदोबस्ती लेनी है, तहसीलदार के पहले सुमृति दास से बात करें। ठीक है ना, यानी कि विश्वनाथ से बात करने से पहले जो है इसका चेला जो होता है सुमृति दास, ठीक है, इससे बात करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है परिच्छेद 15 में है। अब यहाँ पे देख लेंगे कि कपड़ा, तेल और चीनी की पूर्जी बांटने का काम बलदेव को मिला है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बलदेव को मिला है। नाम तो उसने डॉक्टर बाबू का भी है। चलिए आगे नहीं पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैं पढ़ी हूँ तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए गीत दिया गया है, अरे राम राम रे दैया रे, इधर से रामदेव, बामे दाढ़ी देवी दुर्गा, दाहिन बोले काग, अपन मन ले सोच करे मानिस सरदार, बात से नाही माने वीर कनौजिया गुवार। ठीक है ना, इस गीत को आप लोग ध्यान रखिएगा, परिच्छेद 15 में दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। कपड़ा, तेल और चीनी की पूंजी कमला दाहा के कमरुद्दीन बांटते हैं। मेरीगंज में कमला दाहा दास कोष हैं। दास कोष जाना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पूंजी पाना बड़े भाग्य की बात समझी जाती है। कमरुद्दीन कुजड़ा है। ठीक है, कमरुद्दीन जो है कुजड़ा है। उसके बाद देखेंगे, बैगन की बिक्री से ही जमींदार हुए हैं, मुस्लिम लीग के लीडर हैं। ठीक है ना, कमरुद्दीन जो है कुजड़ा है, बैगन की बिक्री से जमींदार हो गए हैं, मुस्लिम लीग के लीडर हैं। ठीक है, महीने में 60 मुर्गियाँ खर्च हैं इनके, जो है महीने में 60 मुर्गियाँ जो है खर्च होती हैं। देख लेते हैं यहाँ पे, कटिहार पूर्णिया मोटर रोड के किनारे पर ही इनका घर है। हमेशा हाकिम हुकाम उनके यहाँ आते रहते हैं, यानी हकीम वगैरह आते रहते हैं। महीने में 8 मुर्गियों का इनका खर्च है। ओके, तो ये हो गया हमारा परिच्छेद 15। अब हम चलेंगे 16 पे। 16 में क्या होता है एक बार ध्यान देंगे। परिच्छेद 16 में बालदेव द्वारा मेरीगंज में कपड़ा बांटने की चर्चा की गई है, और जो है कालीचरण बालदेव को कामरेड कहता है। ठीक है ना, कालीचरण बालदेव को क्या कहता है, कामरेड कहता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कालीचरण को यानी बालदेव को कामरेड कौन कहता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखेंगे, बालदेव जी कपड़े और पूंजी बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं, कपड़े और पूंजी। रोहतक स्टेशन के हंसराज बच्छाराम मारवाड़ी के यहाँ कपड़ा मिलेगा। ठीक है, बात होती है इनकी। खिलावन यादव के दरवाजे पर खड़े होने की वजह जगह नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे, सुबह की पूंजी बांट रहे हैं, दोपहर हो गई है, साड़ी नहीं। बालदेव जी यहाँ पे जो है बालदेव जी कपड़े बांट रहे हैं, जो उनको काम मिला है। आगे देखेंगे, बलदेव जी कहते हैं कि देखिए मैंने मौजे भर में रिफत 7 साड़ियाँ दी हैं। 4 वर्दी तो वह मालिक लोगों के घर पे पहनने की चीज़ है, 14 रुपये जोड़ी। बाकी 3 साड़ियों को हमने इस तरह बांट किया है, ऐसे लोगों को दिया है जो एकदम बेपर्दे थे। यानी ये बताते हैं कि मैंने किसको किसको जो है बांटा है। तो क्या कहते हैं कि बाकी 3 साड़ियों को इन्होंने किसको, ऐसे लोगों को दिया जो बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं था, बेपर्दे थे। ठीक है, बेपर्दे तो सारा गांव है, बलदेव जी कहते हैं कि बेपर्दे तो सारा गांव है। खिलावन यादव कहते हैं कि
इतने दिनों से जब कमरुद्दीन पूंजी बांटते थे उस समय गांव की औरतें बेपर्दे और नग्न नहीं थी क्या? ठीक है ना। बलदेव जी कहते हैं कि राम खिलावन जी, इतने दिनों से जब कमरुद्दीन पूंजी बांटते थे तब उस समय औरतें बेपर्दे नहीं थी क्या? भाई जितना है उसी में जो है इंसाफ से बाट बकरा लगा लो। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे कालीचरण जिद कर रहा है पूंजी पर 2 गज छींट और लिख दीजिए हारमोनिया का खोल लगवाएंगे। बलदेव जी नहीं मानते हैं। आदमी के पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। हारमोनिया ढोलक को जो है चपकन सिलाकर पहनाएगा है। ठीक है। ये ऐसी बातें जो इनके बीच में होती है। आगे देखेंगे बलदेव जी को क्या मालूम कि दुलारी का गौना 5 साल पहले ही हो गया था, उसके 3 बच्चे भी हैं। यानी दुलारी जो है एक पात्र है, उसका जो है गौना 5 साल पहले हो गया रहता है। ठीक है। आगे देखेंगे परिच्छेद जो है 16 में क्या क्या है। गांधी जी ने बलदेव जी को 10 रुपया नोट लौटाया है। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। सबों को जलपान करा देना, जय जय चलो चलो। ठीक है ना। जलपान कराने के लिए जो चौधरी ने है, जो चौधरी जी जो है बालदेव को 10 रुपया का नोट देते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। स्टेशन पर वासुदेव जी ने एक गिलास खरीदी, सिर्फ 1 आने में। गिलास कितने में खरीदी है वासुदेव ने? वासुदेव भी पात्र हैं, तो 1 आने में। ठीक है। लाल किताब एक आदमी झोली में रखकर बेच रहा है, यीशु संदेश का। ठीक है। लाल किताब एक आदमी कहाँ बेच रहा है? झोली में रखकर बेच रहा है। नाम क्या है? यीशु संदेश। उस लाल किताब का नाम क्या है? तो यीशु संदेश। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बनाया जा सकता है ना। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? लाल किताब पूछ सकता है कि महिला आंचल उपन्यास में जो लाल किताब है उसका क्या नाम दिया गया है ना। तो यीशु संदेश। ठीक है। 2 किताबें हुई, यीशु संदेश, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। या 2 पुस्तकों का नाम पूछा जा सकता है कि परिच्छेद 16 में किन 2 पुस्तकों के नाम का जो है जिक्र किया गया है? तो यीशु संदेश और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ओके। अब हम चलेंगे 17 परिच्छेद पे। परिच्छेद 17 में क्या है मैं आपको बता देती हूँ एक बार। परिच्छेद 17 में कबीर मठ से संबंधित बात की गई है। ठीक है ना। कबीर मठ के बारे में बात किया गया है परिच्छेद 17 में। मठ जो है, मठ महाशिष आचार्य जिन्हें आचार्य गुरु हैं, वो 30 चेलों के साथ जो है मठ पर आकर तहसीलदार को नया महंत घोषित करते हैं। ठीक है ना। तहसीलदार को जो है नया महंत घोषित करते हैं, परंतु कालीचरण के कारण रामदास ही मठ के मंडल का जो है महंत बनता है। ठीक है। समझ गए ना परिच्छेद 17 में क्या है? इसमें जो है कबीर मठ के से संबंधित बात की गई है, लेकिन जो है आचार्य गुरु आते हैं 30 चेलों के साथ और यहाँ पे जो है मठ का महंत बनना चाहते हैं। ठीक है। मठ पे जो आकर तहसीलदार को नया महंत घोषित करते हैं। ठीक है। तहसीलदार यानी विश्वनाथ को। परंतु कालीचरण जो है उसके कारण रामदास ही पहले से जो मठ का महंत था वही रहता है। ठीक है ना। पहले जो है सेवादास रहते हैं, लेकिन सेवादास के मरने के बाद, अभी हम आगे पढ़ेंगे, सेवादास के मरने के बाद रामदास जो है मठ का महंत बनता है। ठीक है। और उसको जो है लक्ष्मी पुजारी वहाँ रहती है, उसको दासी बना के रखता है। ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार और क्या क्या है इसमें। आचार्य गुरु के साथ जो है नंगा साधु भी है, जो अक्सर गालियों से बात करता है। जो आचार्य गुरु 30 चेलों के साथ आए रहते हैं ना, उनके साथ एक नंगा साधु भी रहता है जो हमेशा गालियों से बात करता है। ठीक है। चलिए देखते हैं। परिच्छेद 17 में आचार्य गुरु काशी से आए हैं। ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आचार्य गुरु जो है कहाँ से आए हैं? काशी से आए हैं। सभी मठ के जिम्मेदार हैं आचार्य गुरु। ठीक है ना। सभी मठ के जमींदार हैं आचार्य गुरु। साथ में 30 मूर्ति आए हैं। ठीक, उनके साथ 30 मूर्ति यानी 30 चेले आए हैं। भंडारी, अधिकारी, सेवक, खास, चिलमनी, अमीश, मुंशी, गवैया, साधु के दल, नंगा साधु भी है। साधु के दलों में जो है एक नंगा साधु भी है। यद्यपि यह दूसरे मत को मानने वाला मूर्ति है, फिर भी आचार्य जी उसको साथ में रखते हैं। बड़ा क्रोधी मूर्ति है। हाथ में छोटा सा कुल्हाड़ी रखता है। कौन? नंगा साधु। लंबी दाढ़ी, जटा, दाहें भभूत, कमर में सिर्फ चांदी की सिकड़ी, नंगा रहता है। ठीक है ना। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं नंगा साधु के बारे में दी गई हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। महंत साहब के साथ वह जिस मठ पर जाता है वहाँ के महंत और अधिकारी को छठी का दूध याद दिला देता है। ये सारे उसके बारे में बता रहे हैं।
बताया जा रहा है। नंगा बाबू जब गुस्साते हैं तो मुंह से जो है अश्लील से अश्लील गालियों से बात करते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे अनुच्छेद परिच्छेद 18 में। मैं बार बार अनुच्छेद बोल दे रही हूँ। परिच्छेद 18 में क्या होता है कि इस परिच्छेद में डॉक्टर प्रशांत द्वारा मेरीगंज के सभी गरीबों का इलाज मुफ्त में किया जाता है। ठीक है, गणेश ने नानी को सभी डायन कहते हैं, यानी गणेश की जो नानी है उसको सभी डायन कहते हैं, क्योंकि अभी जो आपको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो गणेश की नानी रहती है वो जो है प्रशांत को बहुत मानती है, उसको जो है प्रशांत मौसी मौसी कहता है। ठीक है, तो उससे जो बात करता है उसके घर जाता है तो गांव वाले भी कहते हैं कि वो उसने जो है गणेश की नानी ने जो है प्रशांत को भी अपने बस में कर लिया है ना। अंधविश्वास इतना फैला रहता है वहाँ पे कि वो किसी भी कोई भी बात को देख कर जो है वो दूसरे मोड़ पे उसको लेकर चले जाते हैं गाँव वाले। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है परिच्छेद 18 में कही गई हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार। नाम क्या है? शनिचर महतो। ठीक है ना, नाम क्या है प्रशांत पूछते हैं? शनिचर महतो। एक बार यहाँ पे ये देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं नंगा बाबू जब गुस्सा होते हैं, परिच्छेद 17 में। ठीक है, तो मुंह से जो है अश्लील जो है गालियाँ की झड़ी लगा देते हैं। आते ही लक्ष्मी दासिन पर बरस पड़े। ठीक है, तेरी जात के मच्छर काटे, है ना, ये जो है गंदी गंदी गालियाँ देते हैं यहाँ पे। फिर ठीक है 18 में हम जाते हैं। तो क्या नाम है? शनिचर महतो। कितने दिनों से खांसी आ रही है? ठीक है, कोई दवा खाते या नहीं? थूक से जो है खून आता है। यहाँ पे जो है पहला पेशेंट आता है उस प्रशांत के पास। ठीक है ना, तो प्रशांत पूछते हैं नाम क्या है, तो शनिचर महतो बताता है क्या क्या है उसकी बीमारी, वो अपनी बीमारी के बारे में बताता है। ठीक है, फिर कहते हैं डॉक्टर बाबू। एक बूढ़ा हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाता है, गिड़गिड़ाता है, हमारी बेटी है, आज के करीब 1 साल पहले भूमरा ने एक आँख में झाटा मारा था, उसके बाद दोनों आँखें आ गईं, बहुत किस्म की जंगली दवाई खाई लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब तो एकदम नहीं सोचता। ठीक है, वो जो है आपके बताता है। ठीक है, बला की खूबसूरत है यह निर्मला। ठीक है, बला की खूबसूरत कौन है? निर्मला। दूध की तरह रंग उसका चेहरा है, विशुद्ध मिथिला की सुंदरता है, भौवें पिलकती नहीं, भौवें ने गलती नहीं की थी देखने, आँख देखे। ठीक है ना, जिसने उसको मारा था, जिससे उसकी आँख आई थी। ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है। और आगे बढ़ आइए। एक बूंद आई ड्राप के बगैर 2 सुंदर आँखों के लिए सदा के लिए ज्योतिहीन हो गई। ठीक है, अब तो इलाज से परे है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि गणेश की नानी दवा लेकर चली जाती है, रोगियों का झुंड फिर से डॉक्टर के टेबल को घेर लेता है। गणेश की नानी जब आती है उसको जो है, गणेश की नानी को वो लोग जो है ये गांव वाले जो है जैसे टोना वोना जो करते हैं ना उस टाइप के उसको मानते हैं। ठीक है, चिचाई की माँ कहती है पर्वतीय की माँ आई थी, डायन है। पर्वतीय की माँ रहती है वो। ठीक है ना, गणेश की नानी। ध्यान रखेंगे, पर्वतीय की माँ थी, डायन है। ठीक है, जो यहाँ पे अगली बात कही जाती है, 3 कुल में एक को भी नहीं छोड़ा। कहते हैं 3 कुल को एक भी नहीं छोड़ा, सबको खा गई पहले। अब यहाँ पे जो है लैंग्वेज इनकी बहुत गंदी गंदी दी गई है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये आप लोग पेज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सारी बातें जो है उसके बारे में, यानी गणेश की नानी के बारे में बात हो रही है। रोज़ रात में डॉक्टर केस हिस्ट्री लिखने बैठते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इस परिच्छेद में डॉक्टर प्रशांत हैं, सभी मरीजों को देखते हैं, सभी मरीज बारी बारी आते हैं, उनकी बारी बारी जो है जानते हैं कि किसको क्या बीमारी है। ठीक है, उसी में जो है गणेश की नानी भी आई रहती है, उसको मौसी बुलाते हैं गांव वाले जो है। और गणेश की मौसी जो है पर्वतीय की माँ रहती है। गांव वाले जो है उसको बहुत हीन भावना से देखते हैं, यानी जादू टोटका करने वाली औरत समझते हैं कि मतलब जिसको देखती है उसको खा जाती है। ठीक है, क्योंकि उसका हस्बैंड भी मर गया होता है। ठीक है, ये सारी बातें होती हैं और डॉक्टर प्रशांत 1 बाय 1 जो है इनका सारा रिपोर्ट लिखता है, रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, केस हिस्ट्री लिखता है, लिखने बैठ जाता है। अभी उसके हाथ में काला आजार के 50 रोगी आए हैं, यानी जो है काला ज्वर से जो पीड़ित हैं वो 50 रोगी आए हैं, जिनके लक्षण काला आजार के निदान को भटकाने वाली साबित हो सकती हैं। ठीक है, ये बातें जो है कही गई हैं। आगे कहते हैं मौसी कौन? मैं हूँ, डॉक्टर गणेश ने कहा। ठीक है ना, मैं हूँ, डॉक्टर गणेश ने कहा। डॉक्टर बाबू आप आइए आइए, गणेश सो रहा है। मैं तो अकचा गई, किसने मौसी कहकर पुकारा। ठीक है ना, गणेश की नानी के पास आते हैं डॉक्टर बाबू। ठीक है, बूढ़ी की आंख छलक आती है। मौसी सुना है तुम एक खास किस्म का हलवा बनाती हो। ठीक है ना, खास किस्म का हलवा कौन बनाता है? तो मौसी बनाती है, यानी गणेश की नानी। मौसी हंस पड़ती है, कहती है अरे
किसने तुमसे कहा? पगली कमली ने कहा होगा ज़रूर। कमली कैसे? अब इधर तो बहुत दिन से आई नहीं, पहले तो रोज़ आती थी। ठीक है, ये मौसी से बात करता है। प्यारे भाइयों, मेरी गंज कोठी के बगीचे किसानों में एक विशाल सभा होगी। सोशलिस्ट पार्टी पूर्णिया के सहायक मंत्री साथी गंगा प्रसाद सिंह यादव सैनिक जी आएंगे। परसों सभा है, आइएगा। लाल सलाम। ठीक है, यहाँ पे जो है सोशलिस्ट पार्टी पूर्णिया में सहायक मंत्री साथीगण प्रसाद, यहाँ पे जो है एक किसानों का विशाल सभा होने की बात कही जाती है। ठीक है ना। अब हम आते हैं परिच्छेद 19 पे। परिच्छेद 19 में क्या है मैं आपको बताती हूँ। गांव में सोशलिस्ट पार्टी का प्रभात खासकर संथालों की ओर अधिक है। ठीक है ना, संथालों की ओर अधिक होती है। सोशलिस्ट पार्टी का झंडा लाल झंडा है। ठीक है, गरीबों, महरूमों, मजबूरों, मजदूरों के खून से रंगा हुआ झंडा, उसका क्या नाम दिया जाता है? लाल झंडा। ठीक है, लाल पताका साप्ताहिक के संपादक चिंगारी होता है। ठीक है ना, सॉरी, चिंगारी जी मेरीगंज आए हैं। ठीक है, ये जो है बातें कही गई हैं परिच्छेद 19 में। देख लेते हैं। चलो सभा देखने चलो। सभा अभी हमने बात की थी पिछले परिच्छेद में। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी का सभा की खबर संथाल टोली को विशेष रूप से आलोड़ित किया था। गांव के अस्पताल खुलने की खुशखबरी को कोई खास प्रक्रिया संथालों में नहीं हुई। गांव की लड़ाई झगड़े के मेल मिलाप से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। ठीक है ना, संथाल के बारे में बात की जा रही है। उनको जो है गाँव के लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन यह सभा यह सभा किसके लिए गई थी? ज़मीन जोतने वालों के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे 1947 के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के समय इस जिले में एक अंग्रेज कलेक्टर आया था। उसने इस व्यवस्था को न्याय समझकर सुधारने की चेष्टा की थी। जिले भर में भूमिहार, जमींदार और राजा घबरा गए। जिले के अधिकांश नेता भूमिहार और जमींदार थे। अंग्रेज कलेक्टर पर इल्ज़ाम लगाया कि संथालों को उभार कर जिले के अशांति फैलाकर कांग्रेसी मंत्रिमंडल को असफल बनाने का षड्यंत्र करता है। कांग्रेस संदेश ने संपादकीय में संथालों के प्रति थोड़े संवेदना प्रकट की थी। ठीक है, बेचारे विद्या अलंकार संपादक को उसी दिन मालूम हुआ कि विद्या का अलंकार कितना बेमानी है। जिला मंत्री ने आंखें लाल करके कहा, विद्यापीठ का शस्त्र यहाँ काम नहीं देगा। विद्यापीठ में गधे के सर पर सींग तो जम ही नहीं सकती। ठीक है ना, ये लाइन आप लोग ध्यान रखिएगा। विद्यापीठ के बारे में बात की गई है। आगे देखेंगे। जमींदारों ने अपने भाड़े के लठौते को जगह जगह संथालों की लहलहाती फसलों पर जो है हुकला कर संथाल टोली को चढ़ाई करवाए। रुपये लाठी के हिसाब से बटोरे हुए लठैतों को संथालों के तीरों को जख्मी करवा दिया। सबल प्रमाण पेश किया था। संथालों की ओर जुल्म का मुख्य कारण है यह अंग्रेज कलेक्टर। ठीक है ना, संथालों पे जो हमला हुआ था, जुल्म हुआ था, उसका मुख्य कारण क्या था? अंग्रेज कलेक्टर जो आया था, इसी के बल पर वे कूद रहे हैं। अंग्रेज कलेक्टर भी तुरंत बदली हो गई। बहुत से संथाल सरकारी गोली से घायल हुए और सैकड़ों ने बिहार के विभिन्न जिलों में सफैया कनामा जो है करते करते सारी उम्र बिता दी। ठीक है, ये संथालों के बारे में बात की गई है। ये आप लोग गीत ध्यान रखिएगा। किसान का राजा कायम हो, मजदूर का राज कायम हो, गरीबों की पार्टी सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद। ठीक है, आगे देखते हैं। यह जो लाल झंडा है आपका झंडा है। ठीक है, जनता का झंडा है, आवाम का झंडा है, इंकलाब जिंदाबाद। लाल झंडे के बारे में बात होती है। ठीक है, अगली इसके बाद जो है इसकी लाली उगते ही आफताब की लाली है। यह खुदा का आफताब है। झंडे के बारे में बात हो रही है। इसकी लाली, इसका लाल रंग क्या है? रंग नहीं, यह गरीबों, महरूमों, मजदूरों के खून में रंगा हुआ झंडा है। कामरेड सैनिक भाषण दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो है कामरेड सैनिक भाषण दे रहे हैं। ये भाषण में क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे हम बढ़ेंगे। अब आते हैं परिच्छेद 20 पे। परिच्छेद 20 में जो है ध्यान देंगे क्या क्या बातें होती हैं। परिच्छेद 20 में कमली का डॉक्टर प्रशांत के प्रति प्रेम का भाव बहुत तेज होने लगता है। वह रोज़ प्रशांत को पत्र लिखती है। ठीक है, और 5 से 7 बार फाड़कर फेंक देती है। यानी कमली जो है अपने आप ही लेटर लिखती है प्रशांत के लिए और अपने आप ही लिख करके और उसको फाड़ के फेंक देती है। डॉक्टर प्रशांत जो है घोड़ करैत सांप से काटने जो है इस परिच्छेद में जो है डॉक्टर प्रशांत को घोड़ करैत जो है सांप को काटने का जो है जिक्र किया गया है, लेकिन वो बच जाता है। ठीक है ना।
आगे जो इसमें बात की गई है वो सर्प 2.5 हाथ का लंबा होता है। गोड़करच जो सांप है वो 2.5 हाथ का लंबा होता है। रात को प्रशांत भोजन कमली के यहाँ करता है। ठीक है ना, ये सारी बातें जो है इसमें परिच्छेद 20 में की गई है। ठीक है, देखते हैं। कमली डॉक्टर को पत्र लिखती है, प्राणनाथ तुम कल नहीं आए। ठीक है ना, ये सारी बातें जो है लिख कर 5-7 बार पढ़ती है, फाड़ देती है। ठीक है ना, 5-7 बार आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे। फिर फाड़ डालती है। उसकी अलमारी में एक कोने में फाड़ी हुई चिट्ठियाँ को ढेर लग गया है। पत्र लिखकर पढ़ने के बाद उसकी बड़ी मन को जो है उसको शांति मिलती है। जी हल्का हो जाता है, मालूम होता है कि वो नींद में अच्छी आती है। सुना है कि रात में तुम गेहूं सांप से बाल बाल बच गए, भगवान के लिए इसके लिए लाख लाख धन्यवाद। जो प्रशांत बच जाता है उसके लिए भगवान को लाख लाख धन्यवाद देती है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ देख लेते हैं एक बार। कमली को डायन भूत का डाकिन पर विश्वास नहीं। जो डायन के बारे में बात की गई है, भूत पिचासन के बारे में जो बात की गई है, उसको जो है कमली पर को विश्वास नहीं होता है। तहसीलदार साहब भी इस मूर्खता को इसे जो है मूर्खता समझते हैं। ठीक है, कालीचरण जो आदमी से बढ़कर बलवान किसी देवता को भी नहीं समझता, फिर भी डायन भूत ओझा गुड़ी किस खेत के मूली हैं। ठीक है, इन्हें छोड़कर गांव के बाकी लोग डायन को एक मत हैं। डायन को लेकर जो है इन्हें छोड़कर यानी कालीचरण, कमली और विश्वनाथ को छोड़कर सभी लोग जो है विश्वास रखते हैं। बालदेव जी ने तो बहुत बार भूत को अपनी आंखों से देखा है। बालदेव जी है, इनको इतना अंधविश्वास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21 में। ठीक है ना, परिच्छेद 21 में आप लोग जानेंगे, बताती हूँ क्या होता है। परिच्छेद 21 में फुलवा का सहदेव मिसिर से अवैध संबंध का पता चलता है। फुलवा पात्र है, उसका जो है सहदेव से अवैध संबंध रहता है। ठीक है, सहदेव मिसिर के पास जो है महंगू दास फुलिया के पिता का अंगूठे का टिप है। ठीक है, अंगूठे के निशान है जो सादा कागज पर लिखा हुआ है। ठीक है, बैठक में कालीचरण का फैसला सुनाता है। यानी कि इस परिच्छेद में आपको ये जानने को मिलेगा फुलिया का सहदेव के साथ अवैध संबंध है। सहदेव मिसिर के पास जो है महंगू दास यानी जो फुलिया का पापा रहता है, ठीक है, उसके पास जो है सहदेव के पास महंगू दास की ज़मीन का कागज रहता है। उसके चक्कर में जो उसकी बेटी को ये नाजायज़ फ़ायदा उठाता है और इसके डर में जो है फुलिया का पापा उसको कुछ कहता नहीं है। ठीक है ना, दबा रहता है कि मेरी ज़मीन का कागज़ इसके पास है, कहीं कुछ कर ना दे। ठीक है, तो इसलिए जो है वो गवाही अभी कालीचरण जो है वहाँ पे बैठक बिठाता है। तो वहाँ पे जो है कालीचरण एक नेक इंसान है, सही फैसला करता है। ठीक है, डरता किसी से नहीं है। तो वहाँ पे फैसला होता है तो वो फैसले में भी जो है महंगू दास झूठ बोल देता है। ठीक है, लेकिन जब कालीचरण जब फैसला लेता है तो वहाँ पे महंगू दास को पकड़ लेता है और महंगू दास को जो है उसको साहस दिलाता है कि तुम झूठ मत बोलो, जो सच्चाई है वो तुम मुझे बता दो। ठीक है, तो वहाँ पे महंगू दास जो है उसको बताता है सारी बातें कि ये बात है। ठीक है, बाकी जो है उसके बाद फुलिया जो है वो भी सारी बातें बता देती हैं। ठीक है ना, ये सारी कहानी जो है परिच्छेद 21 में है। ठीक है, तो ये देख लेंगे आप यहाँ पे। सहदेव मिसिर के पास महंगू दास के अंगूठे की टीस है, सादा कागज पर महंगू की टीक सहदेव के हाथ में है। सहदेव जो चाहे कर सकता है। दोनों गाय और चारों बच्चे कल खूंटे में खोल कर ले जाएगा। वो ना कहता है कि मतलब सोच रहा है कि वो ले जाएगा। इसके अलावा साल भर का खर्चा भी तो सहदेव ने ही चला दिया था। एक बार की मजदूरी से तो एक आदमी के पेट नहीं भरता, लेकिन अब फुलिया के हाथ में सहदेव मिसिर की इज्जत है और अपने बाप की दुनिया। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पे जो है तो पंचायत का यह फैसला है कि महंगू दास अपनी बेटी फुलिया का चुमौना खलासी के साथ कर दे। ठीक है ना, इसके जो चुमौना यानी सगाई खलासी के साथ करा दी जाती है फुलिया की। और आज से सभी टोले के लोग बाबू लोगों को पर नज़र रखेंगे। पंचायत में सभी पंच एक स्वर में कालीचरण की राय का समर्थन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 22 परिच्छेद में देखेंगे। 22 परिच्छेद में क्या होता है। इस परिच्छेद में कबीर मठ से संबंधित है। ठीक है ना, यह परिच्छेद जो है कबीर मठ से संबंधित है। महंत सेवादास के मरने के बाद मठ पर भजन, बीजक और पाल और सत्संग लक्ष्मी है। ठीक है, लक्ष्मी ही संभालती है। ठीक है ना, महंत रामदास एक रात लक्ष्मी को अपने हवस का शिकार बनाना चाहता है परंतु असफल रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है महंत सेवादास मरने के बाद मठ का सारा, ये तो हो गया ना, मैंने बताया ना सारा जो है महंत सेवादास जो है मठ का पहले महंत रहता है। वो जब मर जाता है तो अपना कार्यभार जो है रामदास को संभालने के लिए दे देता है। जबकि लक्ष्मी जो है वहाँ पे दासी बन के रहती है। तो पहले तो सेवादास इस पे बुरी नज़र रखता है। उसके मरने के बाद जो है रामदास भी बाद में ये भी जो है
अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है, ठीक है ना। बालदेव को लक्ष्मी चरखा सेंटर खोलने के लिए 100 रुपये का नोट देता है, ठीक है ना। बालदेव एक पात्र है जो लक्ष्मी से प्यार करता है, दोनों एक दूसरे से जो है प्यार करते हैं। वो जो है इसको चरखा खोलने के लिए 100 रुपये देता है। ये सारी बातें जो है इसमें कही गई हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा जो मैंने हाईलाइट किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक। इतने बड़े उपन्यास को मैंने बहुत छोटे में करके आप लोगों के लिए ले दिया है, जैसे कि मक्खन से घी निकालना, उस टाइप का मैंने काम किया है। मुझे 2 दिन लगे हैं, परसों का मैंने अपलोड किया है वीडियो फर्स्ट वाला, और 1 से 2 दिन में मतलब 6-7 घंटे, 2 दिन में लगा के मैं 6-7 घंटे इसको पढ़ के बनाई हूँ। लेकिन आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो मेरी सारी मेहनत बेकार है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं परिच्छेद 23 में क्या होता है। परिच्छेद 23 में तहसीलदार साहब सिंह जी और खिलावन यादव को अनाज से भरपूर कमाई होती है, ठीक है ना। इस परिच्छेद में तहसीलदार साहब यानी विश्वनाथ को और सिंह जी और राम खिलावन यादव को अनाज से भरपूर कमाई होती है। धान जब्ती कानून के डर से तहसीलदार साहब धान को छिपा कर रख लेते हैं, यानी कि ये धान ज़्यादा हुआ है, मतलब अनाज ज़्यादा हुआ है तो कहीं जब्त न कर लिया जाए, उसके लिए जो है तहसीलदार छिपा लेते हैं। मेरीगंज के लोगों को चरखा समेरने को जो है कहा जाता है, यानी खोलने को कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, मेरीगंज में लोगों को चरखा सिखाने के लिए चरखा मास्टर को मंगला देवी आई है, ठीक है ना। चरखा मास्टर कौन है? मंगला देवी आई है मेरीगंज में चरखा सिखाने के लिए, ठीक है। तहसीलदार साहब कांग्रेस का 400 रुपये का मेंबर बनाते हैं, ठीक है ना। तहसीलदार साहब जो है कांग्रेस को 400 रुपये का मेंबर बनाते हैं, ठीक है ना। ये परिच्छेद 23 में कहा गया है, ठीक है। आप लोग यहाँ पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, ध्यान रखिएगा चरखा सिखाने वाली कौन होती है? तो मंगला देवी है, मेरीगंज में आई है, ठीक है। अब हम आएंगे 24, परिच्छेद 24 में क्या होता है? परिच्छेद 24 में, इस परिच्छेद में मेरीगंज में होली पर्व मनाया जा रहा है, ठीक है। सभी जो गाँववासी खुश हैं। फुलिया का चुमावना जो है खालसी से हो गया है, ठीक है। डॉक्टर प्रशांत पर सबसे पहले रंग कालीचरण लगाता है। डॉक्टर प्रशांत अबीर के चंदे के रूप में जो है 10 रुपये देता है, ठीक है ना। इस परिच्छेद में जो है होली का त्यौहार मनाया जाता है, सब लोग बहुत खुश हैं, नाच गाना होता है। प्रशांत आता है, प्रशांत को सबसे पहले जो है कालीचरण रंग लगाता है, तो उसको जो है कालीचरण जब रंग लगाता है प्रशांत को, तो प्रशांत खुश होकर जो है चंदे के रूप में उसको 10 रुपये देता है। या आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। हम चलेंगे आगे परिच्छेद पे 25। परिच्छेद 25 पे क्या होता है? परिच्छेद 25 में बावन दास का भारत माता के प्रति चिंता का भाव होता है, ठीक है ना। बावन दास भारत माता अब रो रही है, कहते हैं बावन दास अब भारत माता अब रो रही है। बालदेव जी से कहते हैं कि बालदेव जी भारत माता अब रो रही है। इस परिच्छेद में कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता जो एक समय देशद्रोही थे और आज कांग्रेस में अच्छा पदों पर हैं, ठीक है ना, अच्छे पदों पर हैं, ठीक है। एक बार जो है इसमें जो है बात कही गई है, यानी परिच्छेद 25 में 1942 में कचहरी में हवाई फायरिंग, ठीक है, हवाई फायरिंग के समय बावन दास विजयी तिरंगा शान से लहरा देता है, ठीक है। ये सारी बातें जो है परिच्छेद 25 में कही गई हैं, आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखेंगे, याद है दास जी चन्नन पट्टी की सभा, तिवारी जी लेक्चर के तनकुला लाल का गीत याद करके आज भी रोवां कलप उठता है, गंगा रे जमुनवा का धार, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन भारत माता अब रो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैंने बताया ना, बालदेव कहता है, बावन दास को नींद आ रही है, ठीक है। बालदेव जी चमक उठते हैं, भारत माता अब भी रो रही है। एक क्या कहता है बावन दास, ये क्या कहता है बावन दास करवट लेते हुए कहता है, बिलौती कपड़ा के पिकेंटिंग, है ना, बिलौती कपड़ा के पिकेंटिंग के ज़माने में चानमल सागरमल के गोला पर पिकेंटिंग के दिन क्या हुआ था, सो याद है तुमको बलदेव, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप लोग पढ़ लेंगे। अब हम चलेंगे परिच्छेद 26 पे। परिच्छेद 26 में बता देती हूँ आपको क्या होता है। परिच्छेद 26 में विश्वनाथ
मालिक का तहसीलदारी से इस्तीफा के बाद हरगौरी सिंह का नया तहसीलदार बनना। ठीक है ना। अब जो परिच्छेद 26 में क्या है, विश्वनाथ जो मालिक होता है तहसीलदार का, वो इस्तीफा दे देता है और बाद में जो है हरगौरी सिंह को नया तहसीलदार बनाया जाता है। आगे है कालीचरण और वासुदेव के नज़रों में पूरा तहसीलदार नागनाथ और नए तहसीलदार सापनाथ जो ये सभी आए हुए हैं। ठीक है ना। ये सारे जो है परिच्छेद 26 में कहा गया है। ठीक है, देख लेते हैं। बाबू हरगौरी राज पारबंगा के नए तहसीलदार बहाल हुए हैं। बेतार का खबर, जो बेतार का खबर वो सुनाता है। ठीक है। सुमर्ती दास, बेतार का खबर कौन है? सुमर्ती दास। सुमर्ती दास सबों से कहता है, देखो देखो कायस के झूठे पत्तल में राजपूत खा रहे हैं। तहसीलदार विश्वनाथ बाबू को राज परबंगा के कुमार साहब ने बुलाकर बहुत समझाया बुझाया, लेकिन तहसीलदार ने कहा, थूक चाटकर चटाना आदमी का काम नहीं। तहसीलदारी से अब क्या मज़ा, अब तो यह सूखी हड्डी है। ठीक है, ये हो गई 26। आगे ये लोग पढ़ लेंगे आप लोग। 27 में जाएंगे तो 27 में आप देखेंगे, बताती हूँ 27 में क्या होता है। परिच्छेद 27 में डॉक्टर प्रशांत जो है अपनी माँ की याद में रहते हैं। माँ की याद आती है इनको। गांव में हैजा फैलने का खतरा देखते हुए डॉक्टर प्रशांत हैजे का टीका लगवाने की घोषणा करते हैं। ठीक है, सबको फ्री में जो है हैजे की टीका लगवाने की घोषणा करते हैं। पहले दिन कालीचरण की मदद से 750 लोगों को जो है टीका लगाया जाता है। ठीक है ना। तो पूछा जा सकता है कि पहले ही दिन जो है प्रशांत कितने लोगों को जो है लगाता है, किसकी सहायता से? कालीचरण की सहायता से। कितने लोगों को टीका लगाता है? तो 750। ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है परिच्छेद 27 के लिए। तो ये आप लोग देखेंगे, यहाँ पे जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे आप लोग भी ये भी पढ़ लीजिएगा। जन्म देने वाली माँ की याद में रहता है, जैसे मैंने आपको बताया है ना। एक एक चीज़ पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, परिच्छेद 28 में क्या होता है बताती हूँ आपको। इस परिच्छेद में गाँव के सभी लोग को हैजा बीमारी नहीं हुई है। ठीक है ना। पता चलता है कि इसमें सभी गाँव वाले को जो है हैजा की बीमारी नहीं है। बावन दास को लोग अवतारी आदमी कहते हैं। ठीक है, बावन दास को लोग क्या कहते हैं? अवतारी आदमी कहते हैं। कमला डॉक्टर प्रशांत के साथ अस्पताल देखने जाती है। ये सारे जो है 28 में बात कही गई है। देखेंगे 29, परिच्छेद 29 में क्या बात होती है। परिच्छेद 29 में बताया गया है कि सिखा पर्व, ठीक है ना, सिखा पर्व के अवसर पर कल मेरीगंज अंचल में मछली मारा जाएगा। ठीक है, सिखा पर्व जो होता है वहाँ पे जो है मेरीगंज अंचल में, मेरीगंज गांव में जो है मछली मारा जाएगा, ये बात कही गई है। बालदेव का लक्ष्मी के प्रति आकर्षण और ज़्यादा बढ़ोतरी, यानी बालदेव जो पात्र है वो लक्ष्मी की तरह आकर्षित होता है, यानी इनका प्रेम जो है आगे बढ़ता है। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं। परिच्छेद 30 में क्या होता है। परिच्छेद 30 में जो है अखिल भारतीय मेडिकल गजट में डॉक्टर प्रशांत की प्रशंसा होती है। ठीक है ना, इनके काम को देखकर जो है अखिल भारतीय मेडिकल गजट में डॉक्टर प्रशांत की प्रशंसा होती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देख लेंगे। अखिल भारतीय मेडिकल गजट में डॉक्टर प्रशांत मलेरियोलॉजिस्ट के रिसर्च की छमाही रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। ठीक है ना, गजट के संपादक मंडल में भारत के 5 डॉक्टर हैं। इस रिपोर्ट में उन लोगों ने अपना अपना नाम नोट किया है। मद्रास के डॉक्टर, ठीक है ना, सभी डॉक्टर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जिसमें प्रशांत की भी बात हुई है। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे। हमें विश्वास हो गया कि डॉक्टर प्रशांत मलेरिया और काला ज्वर के बारे में ऐसे तथ्यों का उद्घाटन करेंगे जिससे कि हम अब तक अभिज्ञ थे। नई दवा तथा नए उपचार की संभावनाओं के लिए सारा मेडिकल संसार उनकी ओर एक निगाहें लगाए बैठा है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे, ये वाला भी आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है ना, ये गीत आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, गीत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। संथालिनों का गीत है ना, संथालिन गाती हैं। छोटी मोटी पुरखी चरकुलिया पिंडरे पोरिनी फूटे लाले लाल। ठीक है ना, ये सारी गीत आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं 31 में। परिच्छेद 31 में क्या होता है जान लेंगे। चरखा सेंटर, परिच्छेद 31 में जो है चरखा सेंटर की मास्टरानी जी मंगला देवी टाइफाइड से बीमार हैं। ठीक है ना, इसमें जो है परिच्छेद 31 में मंगला देवी टाइफाइड से बीमार है। मंगला देवी को कालीचरण अपने यादव टोली के कीर्तन घर में ले जाता है और उसकी जो है मन से सेवा करता है। ठीक है ना, अब आगे जो इनका प्रेम प्रसंग भी है, अभी हम जानेंगे।
मंगला देवी, कालीचरण जो है किससे प्रेम करने लगता है? मंगला देवी से। आगे देखेंगे, कीर्तन घर में जो है ले जाता है सेवा करने के लिए। उसके बाद बामन दास कालीचरण को दफ़ा 40 की फैसला का खबर सुनाता है। ठीक है, सबों का दरखास्त खारिज हो गया है। ठीक है, ये खबर सुनाता है। पार्टी ऑफिस में आते वक्त मंगला के लिए बिस्किट लाता है कौन? कालीचरण। ठीक है, कालीचरण का व्रत रहता है कि औरतों से 5 हाथ दूर रहने का। ठीक है ना, वो व्रत जो है इसका टूट जाता है। ठीक है, कालीचरण जो पहले बात करता है कि औरतों से जो है 5 हाथ दूर रहना चाहिए, लेकिन मंगला देवी का जो है सेवा करता है तो वहाँ पे इसका व्रत जो है टूट जाता है। ये सारी बातें इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, पढ़ लेंगे आप लोग, पढ़ेंगे ना, ज़रूर पढ़ लीजिएगा, है ना, आप ही लोगों के लिए है। ठीक है, यहाँ देखेंगे 15 दिनों तक कालीचरण मंगला देवी की सेवा कर रहा है। 15 दिन तक करता रहता है सेवा। ठीक है, दिन में तो और लोग भी रहते हैं, लेकिन रात में कालीचरण की ड्यूटी रहती है। डॉक्टर कहते हैं कोई खतरा नहीं है, कमज़ोरी है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कालीचरण का व्रत टूट गया। उसके पहलवान गुरु ने कहा था, पट्टे जब तक अखाड़े में मिट्टी की पूरी देह तरह रचे नहीं, औरतों से 5 हाथ दूर रहना। कालीचरण का यह व्रत टूट गया। 5 हाथ दूर रहने से मंगला देवी की सेवा नहीं की जा सकती। अब कहता है 5 हाथ दूर रहूँगा तो मंगला देवी की सेवा कैसे करूँगा? ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं। देखेंगे, हम तो रात की गाड़ी से उतरे हैं कल दफ़ा 40 का फैसला हो गया। ठीक है ना, क्या हुआ? तो अरे क्या होगा, क्या जो है दरखास्त खारिज हो गई। ठीक है ना, ये बात कही गई है। 35 में आएंगे तो 35 में आपको देखने को मिलेगा, सॉरी 35 कह रही हूँ, 32 में जो है जगदेवा पासवान, दुलारे सनीचर और सोनकर सुनरा सभी जो है तड़बन्ना में बैठकर ताड़ी पी रहे हैं और नामी डकैत सोमा जाट आज जेल से रिहा होकर आ रहा है। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी का है। कालीचरण शाम को बैठक बुलाई, जिससे कहा कि सोशलिस्ट पार्टी के बड़े लीडर आज पुरैनिया आ रहे हैं। उन्होंने 300 रुपये चंदा देकर कहा। ठीक है ना, ये सारी बातें जो है इसमें कही गई है, इस परिच्छेद में पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 33 पे। 33 परिच्छेद में जो है नया तहसीलदार हरगौरी, ठीक है ना, नया तहसीलदार बनता है हरगौरी। दफ़ा 40 नामंजूर होने पर बहुत खुश होता है। ठीक है, जो दफ़ा 40 जो है नामर्जुन खारिज कर दिया जाता है, उस पर जो है हरगौरी बहुत खुश होता है। कालीचरण सुरती दास से रैयत की ज़मीन को लेकर संघर्ष करने की बात करता है। हरगौरी सिंह 100 रुपये बीघा पर रैयतों का ज़मीन ले लेता है और बंदोबस्ती का ऐलान कर देता है। यादव टोली के सभी रैयतों का ज़मीन खिलावन सिंह यादव ले रहे हैं। ठीक है ना, संथालों की ज़मीन राजपूत टोले के लोग हैं। ठीक है, तहसीलदार साहब भी दूसरे के नाम से नहीं ज़मीन ले रहे हैं। ठीक है, तहसीलदार साहब भी जो है दूसरे के नाम से जो है ज़मीन ले रहे हैं। ये सारी बातें 33 में यानी ज़मीन के बारे में लेकर बात करी गई हैं। ठीक है ना, सभी जो है अपने अपने हिसाब से सबकी ज़मीन पे अंगूठा लगवा लेते हैं। परिच्छेद 34 में आएंगे तो 34 में जो है फुलिया पुरैनिया ट्यूशन से अपने माँ के घर आई है। ठीक है ना, फुलिया अब खलासी को छोड़ ट्यूशन पे जो है ट्यूशन के पैटमान के साथ रहने लगी है। ठीक है ना, फुलिया जो है अपने माँ के घर आई है और खलासी को छोड़कर ट्यूशन के पैटमान के साथ रहने लगी है। गांव के बहुत सारे लोगों का अवैध संबंध बताया गया है। यानी जो है गांव, इसमें जहाँ पे फुलिया की बात आएगी, फुलिया यानी जो है मतलब SC कास्ट के जो लोग होते हैं वहाँ की जो है होती है, और वहाँ पे जो है लड़कियाँ औरतें जो होती हैं उनका कोई ना कोई संबंध किसी न किसी के साथ होता है। ठीक है, जैसे फुलिया का खलासी के साथ एंगेजमेंट हो जाता है, लेकिन उसको छोड़ के, खैर इतना यहाँ से क्वेश्चन आने वाला नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, है ना, लेकिन मेरा बात काम है बताना, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, यही सारी बातें करी गई हैं। अब आते हैं 35 में। परिच्छेद 35 में गांव के विकट समस्या उत्पन्न हो गया है, क्योंकि राम कृपाल के घर में गाय मरी है, परंतु चमार लोग उसे उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। नाइयों ने नाई होते हैं वो जो है काम करना बंद कर देते हैं। बावन दास जिम्मेदारी प्रथा खत्म होने के खबर पर विश्वास नहीं है। ठीक है ना, बावन दास को जिम्मेदारी प्रथा खत्म होने पर विश्वास नहीं है उसको। जिम्मेदारी प्रथा खत्म होने से संथाल लोग खुशी से जो है मादल बजा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ये सारी बातें परिच्छेद 35 में की गई हैं।
आगे देखेंगे परिच्छेद 36। परिच्छेद 36 में डॉक्टर प्रशांत को मेरीगंज की मिट्टी से प्रेम हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर यहाँ की मिट्टी के मुंह पर सवार हो गया। उसे लगता है कि मानो वह युग युग से इस धरती को पहचानता है। वह अपनी मिट्टी है, यह अपनी मिट्टी है। नदी, तालाब, पेड़ पौधे, जंगल, मैदान, जीव जानवर, कीड़े मकोड़े, सभी में वह एक विशेषता देखता है। बनारस और पटना पे गुलमोहर की डालियाँ लाल फूलों से लज जाती हैं। नेपाल की तराई में पहाड़ियों के पलाश पर अमलतास को भी गले मिलकर फूलते देखा है। लेकिन इन फूलों के रंगों ने उस पर पहली बार जादू डाला है। यानी अब गांव के लोग उसको पसंद आने, यानी कि मिट्टी यहाँ की पसंद आने लगी है उसको, ठीक है। ये सारी बातें जो है परिच्छेद 36 में की गई हैं, ठीक है। यहाँ परिच्छेद 36 में जो है डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया है। उसने जो है रोग की जड़ को पकड़ लिया है और गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं। कहता है कि गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कही गई है परिच्छेद 36 में, ठीक है। कमली रात में ही डॉक्टर के पास आ गई है, ठीक है। इस परिच्छेद में कमली जो है डॉक्टर के पास रात में ही आ जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा, उसे ममता को पत्र लिखा है। ममता, ये जो है प्रशांत, ममता इसकी फ्रेंड रहती है, इसको जो है पत्र ये लिखता रहता है, ठीक है ना। पत्र में लिखता है यहाँ की मिट्टी के बिखरे लाखों लाख इंसानों की ज़िंदगी के सुनहरे सपनों को बटोर कर, अधूरे अरमानों को बटोर कर यहाँ के प्राणी के जीवन कोष में भर देना कल्पना मैंने की है, ठीक है ना। ये पत्र में लिखता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया है, एकदम कंप्लीट। वह बड़ा डॉक्टर हो गया है। डॉक्टर ने रोग की जड़ को पकड़ लिया है। गरीबी और जहालत, क्या पकड़ा है? गरीबी और जहालत कहता है, और कहता है इस रोग के 2 कीटाणु हैं, ठीक है। इस रोग के 2 कीटाणु हैं, कौन है? गरीबी और जहालत। ये डॉक्टर प्रशांत कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बाकी ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिएगा, दरार पड़ी दीवार गिर गई गिरने दो। यहाँ पे जो है कविवर हंस कुमार तिवारी की कविता की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। तो ये पंक्तियाँ देख लीजिएगा। दुनिया फूस बटोर चुकी है, मैं 2 चिंगारी दे दूंगा। ये जो है कविवर हंस कुमार तिवारी की कविता है, ठीक है ना, पूछा जा सकता है। 37 में आएंगे तो 37 में आपको जानने को मिलेगा कि इस परिच्छेद की शुरुआत तहसीलदार साहब विश्वनाथ प्रसाद के दरवाजे पर बैठी पंचायत से होती है। तहसीलदार गांव के सभी लोगों में एकता लाने की बात कहते हैं। तहसीलदार जो है सभी लोगों में एकता लाने की बात करते हैं, कहते हैं लड़ाई झगड़ा करके कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमें एक होकर जो है हमें बात करनी चाहिए किसी भी मसले पर, ठीक है। वर्षा नहीं होने से तंत्रिमा टोली पासवान टोली पे वे जो है धानुक बजाती है, धानुक होती है, ठीक है। तहसीलदार गांव के सभी लोगों में एकता की बात होती है, तो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। वर्षा नहीं होने से तंत्रिमा टोली पासवान टोली धानक कुर्मी टोली की औरतें जाट जट्टिन का खेत जो है खाली रहता है, ठीक है ना। खलनी है, पता नहीं क्या है, मैंने अलग से लिख रखा है ना, उसको मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फुल आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो ये बातें जो है 37 में की गई हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तहसीलदार विश्वनाथ सुपारी कतरते हुए कहते हैं कि ज़माना बहुत ख़राब आ गया है, अब लोग अखबार गजट पढ़ते हैं। वह जानते हैं कि कितना ख़राब ज़माना आ रहा है। बंगाल की तरह अकाल फैलेगा। बंगाल के अकाल उस तरह जो है वहाँ पे जो है उस समय बंगाल में अकाल रहता है। बंगाल के अकाल के बारे में नहीं जानते, अरे चरवाहा सब गाता है। ये गीत याद रखेंगे, चरवाहे गा रहे हैं। बड़ा जुल्म इकलक करवाला रे अकलवा रे, ठीक है, अकलवा रे बंगाल मुकोवा में, ठीक है। ये गीत ध्यान रखेंगे, वैसे पूछेगा नहीं ये, मुझे नहीं लगता, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा। अब 48 पे आते हैं, परिच्छेद 38 पे, ठीक है ना। इसमें जो है लक्ष्मी को बालदेव की याद आ रही है, ठीक है। महंत सेवादास बालदेव को साधु पुरुष कहते थे, ठीक है ना। महंत जो है सेवादास को क्या कहते थे? महंत सेवादास बालदेव को साधु पुरुष कहते हैं, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि साधु पुरुष किसको कहा गया है? तो बालदेव को किसने कहा है? तो सेवादास ने। और इस परिच्छेद में यानी परिच्छेद 38 में मेरीगंज में बारिश हो रही है, कमली को डॉक्टर की और कालीचरण को मंगला की चिंता आ रही है, ठीक है ना। इनके प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे देखेंगे तो परिच्छेद 39 में जो है, परिच्छेद 39 में
तहसीलदार ने संथालों को बाहरी आदमी करार किया है, ठीक है ना। तहसीलदार ने संथालों को बाहरी आदमी करार कर देता है। संथालों की ज़मीन हड़पी जा रही है, ठीक है ना, संथालों की ज़मीन हड़प लेता है। डॉक्टर प्रशांत ज़मीन का असली मालिक संथालों को बताता है, ठीक है ना। डॉक्टर प्रशांत जो है कहता है कि इस जो है ज़मीन के असली मालिक जो है संथाल हैं, ठीक है। और कहता है कि कानून है जिसने 3 साल तक ज़मीन को जोता बोया और ज़मीन उसकी होगी। यानी डॉक्टर प्रशांत कहते हैं जिसने 3 से 4 सालों तक जिस ज़मीन को जोता बोया है वो ज़मीन जो है उनकी है। डॉक्टर प्रशांत संथालों से कुछ जानवर खरीदे हैं, खरगोश, ठीक है ना, खरगोश खरीदते हैं और 1 दर्जन चूहा खरीदते हैं और 2 सियार खरीदते हैं। बताओ, डॉक्टर प्रशांत यही चीज़ खरीदते हैं इनसे, ठीक है। तो यही सारी बातें जो है 39 में कही गई हैं, पढ़ लीजिएगा आप लोग। पूरा पेज मैंने रखा है, ठीक है ना, फर्स्ट पेज मैंने सारा रखा है और जो बीच में हाईलाइट करके रखा है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे। अब हम चलते हैं 40 पे। परिच्छेद 40 में आएंगे। परिच्छेद 40 में जो है जोशी काका की भविष्यवाणी सच हो जाती है, सच होता हुआ दिख रहा है। मिलिट्री वालों ने संथालों को गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि हरगौरी सिंह की मृत्यु हो गई है, ठीक है। जो तहसीलदार नया होता है हरगौरी सिंह, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मिलिट्री वाले लीडर बालदेव को कालीचरण से इस वाक्य के लिए जो है पूछताछ करते हैं। ये जो है परिच्छेद 40 में दिया गया है, ठीक है ना। इसमें जो है मिलिट्री वाले लीडर बालदेव के कालीचरण से इस वाक्य के लिए पूछताछ करने के लिए कहते हैं, ठीक है। अब 41 में चलेंगे, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। परिच्छेद 41 में देखेंगे क्या होता है। परिच्छेद 41 में कल कोठी के बगीचे में शोक सभा होगी, इसलिए कालीचरण कीर्तन बंद करा देता है। कीर्तन होता रहता है तो कीर्तन जो है बंद करा देता है। यहाँ पे देखेंगे 9 आसामी का चालान कर दिया। 9 संथालों के अलावा जो लोग घायल होकर अस्पताल में पड़े हैं वे लोग भी गिरफ्तार हैं। पुरैनिया अस्पताल में बंदूक वाले मिलिट्री का पहरा है, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे गई हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देंगे हम। परिच्छेद 42 में आएंगे। तो परिच्छेद 42 में जो है हरगौरी के मरने पर उसके परिजन विलाप कर रहे हैं, ठीक है, सही बात है। जब कोई मर जाएगा तो उसका परिजन विलाप करेगा ही, रोएगा ही। रामकृपाल, इसमें जो है रामकृपाल सिंह की गिरफ्तारी के पूरे गांव में दहशत का माहौल है, ठीक है। गांव में दहशत का माहौल बहुत है। क्योंकि रामकृपाल सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है, ठीक है। इसमें जो है जोत्स्की काका बहुत डरे हुए हैं क्योंकि कालीचरण से उसका संबंध उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। गांव वालों को यह भी डर है कि बालदेव और कालीचरण जिसका नाम बता देंगे उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है। ये 42 में कहा गया है, आपको जानने को मिलेगा, पढ़ लेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे हम। परिच्छेद 43। परिच्छेद 43 में रामदास तंत्रिमा टोली के राम पेरिया को 4 सेर चावल पर मठ का दासी बनाने जा रहा है, ठीक है। और लक्ष्मी बालदेव से यही मठ रहने को कहती है। बालदेव लक्ष्मी को भारत माता कहता है। बालदेव जो है लक्ष्मी को क्या कहता है, भारत माता, जिसे लोगों को लगता है कि बालदेव पगला गया है है ना। आगे देखेंगे, मेरीगंज के लोगों के लिए बालदेव का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, गवाही, क्योंकि उसको गवाही देनी है, ठीक है। बालदेव जो है लक्ष्मी को भारत माता कहता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है परिच्छेद 43 में। अब हम चलते हैं परिच्छेद 44 में। परिच्छेद 44 में कालीचरण गवाही देकर खुशी खुशी गांव लौट आया है। डॉक्टर के खिलाफ उसकी गलत रिपोर्ट बनाया गया है, ठीक है ना। डॉक्टर कालीचरण की गवाही देकर जो खुशी खुशी गांव आ जाता है और डॉक्टर के खिलाफ जो है गलत रिपोर्ट बनाया जाता है। डॉक्टर प्रशांत आजकल कमली से नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इस परिच्छेद में कमली से नहीं मिल पा रहे हैं। ये परिच्छेद के अंत में कमली और डॉक्टर का मिलन होता है, ठीक है ना। चलिए ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेंगे। 44 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 44 वाला पेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं द्वितीय खंड के पहले परिच्छेद में, ठीक है ना। पहले परिच्छेद में क्या बात होती है देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस परिच्छेद का आरंभ बावन दास द्वारा यह खबर उससे होता है कि 15 तारीख को भारत आज़ाद हो जाएगा, ठीक है ना। बावन दास कहता है 15 तारीख को भारत आज़ाद हो जाएगा। बालदेव जी जब मठ पर रहने लगे
वे साधु प्रवृत्ति के हो गए, अब वे जय हिंद के साथ साहब बंदगी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ से लेकर जो मैंने हाईलाइट किया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो हाईलाइट किया है मैंने उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, अब हम चलेंगे परिच्छेद 2 पे, यानी खंड 2 के परिच्छेद 2 में। ठीक है ना, परिच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि मुकदमा में सभी संथालों को आजीवन कारावास हो जाता है। स्वराज के दिन, स्वराज उत्सव दिन में भी मुकदमा उत्सव रात में भी होगा। क्या कहा जाता है कि स्वराज के दिन स्वराज उत्सव दिन में और मुकदमा उत्सव रात में होगा, उल्टा। ठीक है, अब हम आते हैं परिच्छेद 3 में। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है मैंने, यहाँ पे भी। अब परिच्छेद 3 में क्या होता है जानेंगे। फुलिया को मिर्गी की बीमारी, ठीक है ना, फुलिया को मिर्गी की बीमारी हो जाती है। सुमरती दास जो है वो गांव वालों को गरम जलेबी खाने के लिए कहता है। ठीक है, चरखा सेंटर में लड़ाई होते हुए टुनटुन इस्तीफा देकर चले गए हैं। अब चरखा सेंटर अकेले कमला देवी संभालती हैं। ठीक है, ये कहा गया है, ये सारे आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम चलेंगे आगे परिच्छेद 4 में। परिच्छेद 4 में जो है, परिच्छेद 4 में बताया गया है कि इस परिच्छेद में स्वराज की खुशी मनाई गई है। यानी कि परिच्छेद 4 में जो है, हम कौन सा खंड पढ़ रहे हैं, खंड दूसरे का परिच्छेद 4 में हम आ गए हैं। परिच्छेद 4 में जो है स्वराज की खुशी मनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं परिच्छेद 5 में। परिच्छेद 5 में जो है स्वराज की रात चलित्र कर्मकार में जो है हरखू तेली को यहाँ पे जो है डकैती की है। यानी जो हरखू तेली है जो वहाँ पे डकैती किया रहता है। ठीक है, इसमें जो है चारों ओर हिंदू मुसलमान में लड़ाइयाँ छिड़ जाती हैं। सुमरती दास द्वारा वासुदेव और कालीचरण के बीच जो है फूट डालने का काम किया गया है। यानी सुमरती दास द्वारा जो है वासुदेव और कालीचरण के बीच जो है फूट डालवाने का काम करता है। ठीक है, ये जो है परिच्छेद 5 में कहा गया है, तो आप लोग पढ़ लेंगे यहाँ से, है ना। अब हम आते हैं परिच्छेद, ठीक है, ये जो हाईलाइट किया है ये भी पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब आते हैं परिच्छेद 6 में। परिच्छेद 6 में जो है तंत्रिमा टोली में हो रहे पंचायत से संबंधित है। ठीक है ना, परिच्छेद 6 में जो है तंत्रिमा टोली, यहाँ पे देखेंगे तंत्रिमा टोली में आज घमाघम पंचायत हो रही है, पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है ना, कचहरी गोल लाही जितना बोल सके अच्छा है। ठीक है, ये सारी बातें जो है इसमें कही गई हैं। ठीक है, कई बातें कही गई हैं, नहीं पंचायत हो रही है। ठीक है, सॉरी। लक्ष्मी स्वप्न देख रही है। ठीक है, लक्ष्मी स्वप्न देख रही है, वह चरखा चला रही है और बालदेव बीजक बाच रहे हैं। ठीक है, लक्ष्मी जो है बालदेव से प्रेम करती है, तो उसमें जो सपना देखती है कि मैं जो है चरखा चला रही हूँ और बालदेव जी जो है मेरे वो बीजक बांट रहे हैं। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे प्रेम प्रसंग इनका जो है दिखाया गया है। ठीक है, दिखाए नहीं गए, इनके प्रेम के बारे में बात की गई है। ओके, ये पढ़ लीजिएगा। अब चलेंगे परिच्छेद 7 में। ठीक है, यानी खंड 2 के परिच्छेद 7 में। परिच्छेद 7 में जानेंगे क्या होता है। इस परिच्छेद में डॉक्टर प्रशांत को संथालों के भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, यानी इस परिच्छेद में जो है डॉक्टर प्रशांत को संथालों के भड़काने के खिलाफ जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर साहब को छुट्टन बाबू की गलत रिपोर्ट पर गिरफ्तारी होती है। यानी छुट्टन बाबू जो है वो जाके गलत रिपोर्ट दे देता है कि इन्होंने जो है संथालों को भड़काया था, इससे लड़ाई हो जाती है, तो इसकी वजह से जिनकी गिरफ्तारी हो जाती है डॉक्टर प्रशांत की, वो जो है वही सब इसमें दिया गया है। ठीक है, देखेंगे। दरोगा साहब ने अस्पताल के चारों ओर 1 दर्जन सिपाहियों को घिराव रखा है, आपका घर असल में कहाँ है? दरोगा साहब हैरान होकर पूछते हैं डॉक्टर से, तो कहता है विराटनगर। ठीक है, देखेंगे। कहता है विराटनगर तो नेपाल में है, आप नेपाली हैं? कहते हैं नहीं। तब आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं दरोगा साहब? मैं जो कुछ भी कहता हूँ लिखते जाइएगा, सो लिखते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे ये पढ़ लीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है ना, चलें आगे। चलिए,
यहाँ पे देख लेंगे। संथालों को डॉक्टर साहब ने ही भड़काया था, गांव के हैजा भी उन्होंने फैलाया था, गांव के लोगों को कमज़ोर कर दिया है। हाँ, हैजे की सुई लेने के बाद आज भी काम धंधा करने लगते हैं तो आँखों के आगे भगजोनी उड़ने लगता है। ठीक है, देखने में कैसा भोला भाला था, मालूम होता था कि देवता है। भीतर ही भीतर इतना ही बड़ा मारूक आदमी है वो कौन जानता है। ठीक है, जोत्स्की काका ठीक ही कहते थे। ठीक है, नारौगी के सिफारिशगंज में एक नया मेहमान आया। ठीक है, गोनौरी के यहाँ फारिसबीगंज से जो है एक नया मेहमान आया है। कहता है उसके गांव के पास सिजवा गरैया में एक डॉक्टर है जो डकैती करता है। डॉक्टर तो घर घर में जाता है। ठीक है, यहाँ पे इनको बात कही गई है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ डॉक्टर को गलत समझते हैं। अब आएंगे परिच्छेद 8 में। परिच्छेद 8 में जो है जोशी काका की आजकल गांव में इज्जत बढ़ गई है। ठीक है, यानी जोशी जो है आडंबर फैलाया रहता है, उस पर जो है गांव के लोग विश्वास करने लगते हैं। ठीक है, और अक्सर यही होता है। पार्वती की माँ मौसी जो जोशी के भड़काने पर हीरू द्वारा लाठियों से मार दिया गया है। ठीक है, आगे इसमें जो होता है, पार्वती की माँ की हत्या की रात ही जोशी को लकवा मार देता है ना। अच्छा होता है, लकवा मार देता है जोशी को। भगवान की टटका इंसाफ देखकर राम नारायण जो है हार जाता है। ठीक है, ये सारी बातें जो है परिच्छेद 8 में की गई है। यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको पढ़ लीजिएगा, देखना नहीं है, पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर अमावस्या की रात की सारी बातें जो है यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। अब आएंगे परिच्छेद 9 में। परिच्छेद 9 में देखेंगे, इसमें जो है कोठारी लक्ष्मीदासिन बालदेव के साथ मठ से अलग हो गई है। ठीक है ना, परिच्छेद 9 में जो है कोठारी लक्ष्मीदासिन बालदेव जी के साथ जो है अलग हो गई है मठ से। कलम बाग में बांस फूल के 3 सुंदर बगले खड़े हो गए हैं। इस इलाके में भी एक बड़ी कारीगरी है, बांस फूल का चौखड़ा। ठीक है ना, एक ही डर रहता है आग का, लेकिन होता है खूब मेहराब और जाफरी गूंद कर लगा दिया जाता है। ठीक है, 9 में पढ़ लेंगे। मैं वैसे 9 में बता देती हूँ क्या क्या होता है। इस परिच्छेद में कबीर मठ से संबंधित है। कोठारिन अब महंत रामदास से मठ से जो है अलग हो जाती है। महंत रामदास की दासिन राम पियरिया का जो है मठ राम पियरिया का जो है मठ भ्रष्ट हो चुका है। ठीक है ना, राम पियरिया के साथ जो है मठ जो है उसका भ्रष्ट हो चुका है। ठीक है, अब आएंगे 10 में। 10 में क्या होता है कि कामरेड वासुदेव और सुंदरलाल को डकैती के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है ना, कामरेड वासुदेव और सुंदरलाल को डकैती के लिए इनको जो है डकैती का आरोप लगता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। डकैती में वासुदेव ने कालीचरण का भी नाम ले लिया है। ठीक है, तो ये सारी बातें 10 में हैं। ये सारी बातें इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब परिच्छेद 11 में चलेंगे। परिच्छेद 11 में बताती हूँ क्या होता है। इसमें जो है कमली 4 माह की गर्भवती हो गई है। तहसीलदार की चिंता है। डॉक्टर प्रसाद ने कहा है कि उसे और कमली को कोई अलग नहीं कर सकता, यानी जो एक प्रेम एक दूसरे से करते रहते हैं। तो परिच्छेद में ये बातें आपको जानने को मिलेंगी कि जो है प्रेग्नेंट होती है कमली। ठीक है, और उसका एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है नीलोत्पल। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेंगे, पढ़ लीजिएगा। परिच्छेद 12 में देखेंगे। परिच्छेद 12 में जो है बनपंखी के पास गांव में कालीचरण अपने रिश्तेदारों के यहाँ तंबाकू का दलाल रुस्तम खां के नाम से रह रहा है। ठीक है ना, बनपाखी गांव के पास जो है कालीचरण अपने रिश्तेदारों के पास किस नाम से रह रहा है, तो रुस्तम खां के नाम से रह रहा है। ठीक है ना, तंबाकू का दलाल बन के। ठीक है, दंगल में वह पंजाबी पहलवान चांद हरा देता है। उसको दंगल में जो है पंजाबी पहलवान चांद हरा देता है। ठीक है, दरोगा द्वारा कालीचरण पकड़ लिया जाता है। ठीक है ना, दरोगा जो है कालीचरण को पकड़ लेता है। ये जो है परिच्छेद 12 में। अब हम 13 में चलेंगे। परिच्छेद 13 को यहाँ पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक है, परिच्छेद 13 में रामकृष्ण आश्रम से संबंधित है। परिच्छेद 13 जो है रामकृष्ण आश्रम से संबंधित है। बलदेव जी रामकिशुन आश्रम बहुत दिनों बाद आए हैं।
एकदम बदल गया है आसाराम, लोग भी बदल गए हैं, थोड़ा चाल चलन भी बिगड़ गया है आसाराम का, अब तो लोग मछली और अंडा खाने लगे हैं। ये सारी बातें कही गई हैं इसमें, ठीक है, ये बातचीत होती है इनकी। अब जो है परिच्छेद 14 में आएंगे। परिच्छेद 14 में आपको जानने को मिलेगा कमली गोदाम घर में बंद है और डॉक्टर नज़रबंद है, तहसीलदार चिंता में पड़े रहते हैं, ठीक है ना। तहसीलदार जो है अब अपनी बेटी को लेकर चिंतित है कि गर्भवती है। अब जो है नज़रबंद कर दिया गया है इसको, डॉक्टर प्रशांत को, वो भी नहीं दिखते हैं, तो इससे तहसीलदार की चिंता बढ़ जाती है, ठीक है। गोदाम घर में कौन बंद है, तो कमली बंद है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। पूरा यहाँ पे दिया गया है तो आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। और PDF मैं टेलीग्राम पे दे दूँगी इसका। आगे देखेंगे परिच्छेद 15। परिच्छेद 15 में देखेंगे बालदेव जी घोड़े गाड़ी वाले से कहते हैं कि देखो जी, आप यदि ट्रेन पकड़ा दो तो 8 आना 21 देंगे, ठीक है ना, 8 आना बख्शीश देंगे, बख्शीश देंगे, ठीक है। तो परिच्छेद 15 में क्या है मैं बता देती हूँ आपको। यह परिच्छेद बालदेव और लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी अब बालदेव की पत्नी बन गई है, ठीक है ना, यानी आपको परिच्छेद 15 पढ़ेंगे तो इसमें जो है बालदेव की पत्नी लक्ष्मी बन जाती है। पहले से एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं ये, है ना। परिच्छेद 16 में जाएंगे, पढ़ेंगे परिच्छेद 16 में। तो इसमें कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर लगातार डॉक्टर प्रशांत से चलित्र कर्मकाम के विषय में पूछताछ की असफल प्रयास कर रही है, ठीक है। डॉक्टर प्रशांत को कमली की चिंता सता रही है। उधर जो है डॉक्टर प्रशांत को पुलिस ने पकड़ लिया है क्योंकि संथालों के भड़काने के केस में जो है छुट्टन बाबू जो उसको गलत रिपोर्ट दे देता है, उसकी वजह से दरोगा गिरफ्तार कर लेता है, वहाँ से नज़रबंद कर देता है, कमली से मिल नहीं पाता है और कमली के लिए चिंतित है। ये सारी बातें 16 में आपको मिलेगा, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। परिच्छेद 17 में आप जाएंगे तो परिच्छेद 17 में जो है कालीचरण 1.5 माह से जेल में है, ठीक है। कालीचरण कितने माह से जेल में है, तो 1.5 माह से जेल में है, आप ध्यान रखेंगे। कालीचरण सोमा और वासुदेव की सहायता से जेल से भाग आता है। किसकी सहायता से, सोमा और वासुदेव की सहायता से, परंतु उसके जांघ पर एक गोली लग जाती है। कालीचरण पार्टी ऑफिस में अपने आप को कहता है परंतु कोई विश्वास नहीं करता। अपने आप को जो है कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन कोई जो है उसका विश्वास नहीं करता। ये 17 में है, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है 17, लेकिन फिर भी पेज मैंने रखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 18 में आएंगे तो 18 में आपको मिलेगा मेरीगंज में सोशलिस्ट पार्टी का नाम लेना भी मना है। मेरीगंज में किसका नाम लेना मना है, तो ध्यान रखिएगा सोशलिस्ट पार्टी का, ठीक है। गांधी जी की हत्या, पूरे भारत में शोकाकुल माहौल है। गांधी जी की हत्या कर दी गई है, उसमें पूरे भारत में शोकाकुल का माहौल है, ये बात का चर्चा किया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको पेज को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब 19 पे आते हैं। तो 19 में जो है आपको जानने को मिलेगा कि गांधी जी की लाश के साथ जुलूस में कई लोग सम्मिलित होते हैं परंतु खिलावन यादव नहीं आता है। परिच्छेद 19 पढ़ेंगे, इसको आज जब आप पढ़ेंगे तो इसमें जो है आपको जानने को मिलेगा कि गांधी जी की लाश के साथ जुलूस में सभी लोग जो है सम्मिलित हैं, लेकिन राम खिलावन यादव नहीं आता है। तो पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गांधी जी की लाश के साथ जुलूस में कौन नहीं आया था, तो खिलावन यादव नहीं आया था, ठीक है। और इसको मैंने अलग से पहला, आप मेरी पहली क्लास देखेंगे तो उसमें जो है मैंने बहुत अच्छे से अलग अलग कौन कौन से जो है टोले हैं, टोले के नाम मैंने बता रखा है, किस टोली का कौन मुखिया है वो भी मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। फर्स्ट वाली क्लास जब तक आप नहीं देखेंगे, सेकेंड वाली क्लास बहुत कम समझ में आएगी, ठीक है। परिच्छेद 20 बताया क्या मैंने, हाँ परिच्छेद 20 जो है, नहीं परिच्छेद 20 नहीं बताया, 19 20, अच्छा 20 को मैंने लिया ही नहीं है क्योंकि 20 मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा है, लेकिन मैंने पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने लिख रखा है अलग से। परिच्छेद 20 में क्या होता है कि बावन दास महात्मा जी खत लेकर कबीर मठ पर आता है, ठीक है ना। बावन दास महात्मा जी पर खत लेकर मठ पर आता है और वह उस खत को बालदेव को गांगुली जी को देने के लिए कहकर चला जाता है, यानी ये आप बालदेव जी आप लीजिए, गांगुली जी को दे दीजिएगा, ठीक है। अब जो है आगे जो इसमें आपको जानने को मिलेगा परिच्छेद 20 में, इसमें जो है कटहा थाना क्षेत्र भारत पाकिस्तान सीमा रेखा पर दुलार चंद कापरा द्वारा बावन दास की गाड़ियों पर कुचल दिया जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे परिच्छेद 20 में जो है कटहा थाना क्षेत्र पे भारत पाकिस्तान का जो सीमा रेखा है वहाँ पे जो है दुलार चंद कापरा द्वारा बावन दास को गाड़ियों पर कुचल दिया जाता है। और यही पूछा था कि जहाँ पे बावन दास मरता है उस जगह को
गांव वाले क्या नाम रख देते हैं, तो चिन्नन पट्टी। ठीक है, 21 में जाते हैं। तो 21 में आपको जानने को मिलेगा कि इस परिच्छेद में मेरीगंज में महात्मा गांधी जी के स्मारक बनवाने के लिए लोगों में से औकात से बाहर चंदा मांगते हैं। ठीक है ना, इस परिच्छेद में जो है महात्मा गांधी मेरीगंज में जो है महात्मा गांधी के स्मारक बनाने के लिए लोग जो है औकात से ज़्यादा चंदा मांगते हैं। आगे आपको जानने को मिलेगा परिच्छेद 21 में कि बावन दास की दी हुई चिट्ठियाँ को बालदेव गांगुली को नहीं देता है। जो चिट्ठियाँ दिया रहता है ना बावन दास, वो जो चिट्ठियाँ जो है बावन दास की दी हुई चिट्ठियाँ जो है बालदेव गांगुली को नहीं देता है। ठीक है ना, उसको जो है नहीं देता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह चिट्ठी नेहरू जी के पास गई तो बावन दास को वे मिनिस्टर बना देंगे। ठीक है ना, इस गलतफहमी में वो देता नहीं है। 21 में ये सब आपको मिलेगा। उसके बाद जो है 21 में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि बावन दास की दी हुई चिट्ठियाँ को बालदेव गांगुली को नहीं देता है, क्योंकि उसके लगता है कि, चलिए ये तो मैंने बता ही दिया आपको, है ना। अब आएंगे 22 पे। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे आपको जो मैंने बताया है यहाँ आपको आप अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे भी पढ़ लेंगे यहाँ से यहाँ तक, पहला ही पेज है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चिन्नन पट्टी चला जाएगा। ठीक है, 22 में आएंगे तो 22 में जो है आपको जानने को मिलेगा कि इसमें डॉक्टर प्रशांत की सलाहकार कमला है। ठीक है ना, नहीं कमला कह रही हूँ, डॉक्टर प्रशांत की सलाहकार मामले में जो है डॉक्टर प्रशांत को जेल से छुड़ा ली है। कमला ही जो है जेल से इसको छुड़ा लेती है। कमला नहीं, ममता, जो डॉक्टर प्रशांत की जो दोस्त है ना, सलाहकार जो होती है ममता, वो उसको जो है जेल से छुड़ा लेती है। डॉक्टर प्रशांत को देखकर प्यार से चेहरा खुशी से खिल उठता है। उसको देखकर जो है प्रशांत खुश हो जाता है। सभी लोग मेरीगंज आ रहे हैं, अब सभी लोग जो है मेरीगंज आ रहे हैं। ठीक है, ममता 15 दिनों की छुट्टी लेकर आई है प्रशांत से मिलने। ठीक है, अब जो है परिच्छेद 22 आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, परिच्छेद 23 में देखेंगे 3 महीने के बाद 1948 साल के अप्रैल की सुबह हुई है। इस इलाके में अखतिया पटुआ बौने किसानों को चाहिए कि सूरज उगने से पहले ही खेत के चार पास कर दें। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे आपको जानने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, ये भी पढ़ लेंगे। ठीक है ना, पूर्णिया जिले के सामने एक बड़ा पुराना वृक्ष है, वट वृक्ष है। ठीक है, उसके नीचे सूखी हुई पत्तियाँ इधर हवा में इधर उधर उड़ रही हैं। वट की बाधाएं चबूतरे के पास एक युवती खड़ी है, साथ में है प्यारू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 23 में आएंगे, लास्ट है। ठीक है ना, सेकेंड पार्ट का 23वां परिच्छेद है। ठीक है, यानी कि 67 परिच्छेद है ये। ठीक है ना, तो 23 परिच्छेद को आप पूरा पढ़ लेंगे। पूरा पेज को मैंने रखा है क्योंकि ये ज़्यादातर स्टार्टिंग से क्वेश्चन आता है या तो लास्ट के पेज से। ठीक है, 30 परिच्छेद में यानी 23 परिच्छेद में कमली को लड़का होता है जिसका नाम रहता है नीलोत्पल। ठीक है, डॉक्टर प्रशांत का तहसीलदार साहब का पैर छूते हैं और उनका गुस्सा प्रेम में बदल जाता है। यानी कि इसी परिच्छेद में जो है डॉक्टर प्रशांत का विश्वनाथ का जो है हृदय परिवर्तन होता है और जो है वो डॉक्टर प्रशांत को माफ़ कर देता है, प्यार से बातें करता है, गले भी लगाता है, अपनी बेटी को भी माफ़ कर देता है और गाँव वालों को भी ज़मीन उनकी वापस कर देता है। ये सारी बातें आपको 23 में मिलेगा, 23 परिच्छेद में। ठीक है, और ममता कमली के पुत्र का नाम कुमार नीलोत्पल रखती है। ठीक है, ये बात आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कमली के बेटे का क्या नाम रहता है, नीलोत्पल, लेकिन नीलोत्पल नाम कौन दिया रहता है, तो ममता। ठीक है ना, ममता जो प्रशांत की दोस्त रहती है उससे मिलने आई रहती है। ठीक है, कुमार नीलोत्पल, पूरा नाम ध्यान रखेंगे, कुमार नीलोत्पल। 23 को आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, आगे देखेंगे यहाँ पे इसमें जो है तहसीलदार गांव के प्रत्येक लोगों के घरों को 5 बीघा की दर से ज़मीन लौटा देता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि तहसीलदार जो है कितने दरों में जो है कितना बीघा ज़मीन जो है लौटा देता है किसानों को, तो ध्यान रखेंगे 5 बीघा के दर से। ठीक है ना, ज़मीन लौटाने की घोषणा करता है। ठीक है ना, उपन्यास के अंत में जो है ये दिखाया गया है। ठीक है, तो ये है परिच्छेद 23, पूरा पढ़ लेंगे आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए, कुमार नीलोत्पल की आज बरही है। ठीक है, कुमार नीलोत्पल, हाँ, ममता ने कमला के पुत्र का नाम दिया है कुमार नीलोत्पल। यहाँ पे दिया है ना, डॉक्टर ने आज पहली बार अपने पुत्र को गोद में रखा।
दुबला पतला पीले रंग का, रक्त मांस का हनपीर। ममता कहती है पटना ले चलो, 1 महीने में तुम्हारा बेटा लाल हो जाएगा। डॉक्टर ने सैकड़ों डिलीवरी के केस किए हैं, परंतु कुमार नीलोत्पल कमला का पीला चेहरा लाज से लाल हो गया है। डॉक्टर की गोद में शिशु को देते वक्त उसकी आंखें बड़ी बड़ी और पलक झुकी रहती हैं। कमला के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण है मैं सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको रख दिया है। बाकी आपको पूरा अगर नहीं पढ़ते हैं तो भी आपका जो है काम यहाँ से अच्छे से चल जाएगा। काम नहीं चलेगा, बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा उस उपन्यास में और कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, बाकी जो है लड़ाई झगड़ा गाली गलौज थोड़ी ना कोई पूछेगा, है ना। तो चलिए, ये हमारी क्लास ख़त्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपन्यास के साथ। आशा करती हूँ क्लास पसंद आई है। तो क्लास पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपना साथ आप लोग बनाए रखिएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा कमेंट भी आप लोग करेंगे, ठीक है ना, कि क्लास कैसी रही। एक छोटा सा कमेंट आप लोगों के मेरे लिए जो है एक एनर्जी टॉनिक है, समझ लीजिए, है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। एक एक सेकंड जो है बहुत कीमती है आपके पेपरों के लिए। तो ठीक है, तो टाइम निकाल के अच्छे से पढ़िए, उसको वेस्ट मत करिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।